नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। एक नाम एक किरदार में तब्दील होता है और फिर कहानी बन जाती है। कुछ कहानी कुछ सेकंड जीवित रहती है, तो कुछ मिनट, तो कुछ घंटों, और कुछ कहानी इतिहास बनकर लोगों के जेहन में उतर जाती है बरसों। कभी विवादों में पड़ते नहीं, किसी से लड़ते नहीं, लेकिन अपनी बात कहने से पीछे हटते नहीं। विवादों से दूर रहने वाले अरुण जेटली, क्लीन इमेज वाले अरुण जेटली, सॉफ्ट स्पोकन अरुण जेटली और मिलनसार होने के साथ साथ कड़े और बड़े फैसले लेने वाले अरुण जेटली। साल 2019 की बात है। धमक के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार और सरकार पार्ट 2 के लिए मंत्रियों की सूची मीडिया में अटकलों के साथ चल रही थी। तमाम तैरते नामों के बीच शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले अरुण जेटली ने एक चिट्ठी लिखी थी। जेटली ने साफ कर दिया था कि उनकी तबीयत खराब है, वो मोदी सरकार पार्ट 2 के मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहते हैं। ये तो कहानी का पहला भाग था। इसके आगे का स्टैंड तो मिसाल सरीखा था। जेटली ने साफगोई से पिछली सरकार में मिली सुख सुविधाओं का परित्याग करते हुए राजनीति के निरंतर गिरते स्तर में खुद को मूर्धन्य की तरह शीर्ष पर स्थापित करने का काम किया। लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद 24 अगस्त 2019 को 66 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद अरुण जेटली का निधन हो गया। आज के इस विश्लेषण में बात करेंगे कभी भाजपा के दफ्तर में 2 कोट टांग कर जाने वाले अरुण जेटली के बारे में, जो वकालत का कोट उतारकर प्रवक्ता के रोल में आ जाते थे, जिसकी लोधी गार्डन की चहलकदमियां हों या पश्मीना शॉल, दोनों के किस्से मशहूर हैं जिनके कानूनी दावपेच, जिसके जरिए संसद की कई सीढ़ियों को उन्होंने तेजी से नापा। जेटली ने अपने जीवन काल में केवल एक चुनाव जीता, जब वे 1970 के दशक में आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। उनका परिवार विभाजन के बाद लाहौर से भारत आ गया था और उसके पास बताने के लिए कोई पारंपरिक निर्वाचन आधार क्षेत्र नहीं था। वे अपनी पीढ़ी के नेताओं में इकलौते थे जो 1989-90 में वीपी सिंह सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जैसा बड़ा ओहदा पाने में सफल रहे थे। इसने उनके कानूनी कैरियर को बड़ी छलांग दी थी। बीजेपी के ट्रबल शूटर जेटली भाजपा में ऐसी शख्सियत रहे जिनके बारे में कहा जाता रहा कि पावर चाहे जिसके हाथ में रहे, पावरफुल वही रहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी का ज़माना रहा हो या नरेंद्र मोदी का ज़माना, जेटली न तब कमज़ोर थे और न ही मोदी सरकार के दौरान कमज़ोर रहे। जब 1984 में भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, उसी समय जेटली ने भांप लिया कि भाजपा का भविष्य अब लाल कृष्ण आडवाणी में है। इसके बाद वह आडवाणी के सबसे खास लोगों में शामिल हो गए। जब आडवाणी ने पाकिस्तान दौरे पर जिन्ना की तारीफ करके महान भूल कर दी और संघ परिवार द्वारा किनारे कर दिए गए, इसके बाद भी जेटली की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो आराम से पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ काम करते रहे। वह पेशे से भले ही वकील रहे, लेकिन राजनीतिक ज्योतिष उन्हें खूब आती थी। ग्रहों की चाल का पता उन्हें पहले ही लग जाता था। जेटली को भाजपा में ट्रबल शूटर कहा जाता था। भाजपा में इतना लंबा सफ़र जेटली ने अपनी बुद्धि और चतुराई से तय किया। जेटली के अंदर कई खूबियां रहीं। विरोधी दलों के प्रमुख नेताओं से उनके मधुर रिश्ते रहे, औद्योगिक घरानों से उनके संबंध अच्छे थे, उनका मीडिया मैनेजमेंट भी तगड़ा था। मोदी के भरोसेमंद हरफन मौला। इंदिरा गांधी और आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दिनों में ही अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गुजरात में शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1995 में जब मोदी को दिल्ली निर्वासित कर दिया गया, उस समय जेटली और मोदी के बीच घनिष्ठता हुई। अगले साल जब प्रमोद महाजन ने मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्हें मीडिया को संभालने का काम सौंपा गया, तो दोनों ने साथ मिलकर काम किया। दोनों का प्रदर्शन शानदार रहा। जेटली मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआती दिनों से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक हर मामले में उनके सलाहकार रहे। साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद जब नरेंद्र मोदी के समर्थन में कोई खड़ा नहीं था, तब अरुण जेटली उनके साथ चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने दंगे से जुड़े मामले में कानूनी सलाह दी, साथ ही मीडिया मैनेजमेंट के मामले में मोदी को अमूल्य सुझाव दिए। मोदी को अपनी छवि सुधारने में काफ़ी मदद मिली। वाजपेयी सरकार में जेटली के पास कानून मंत्रालय था। उस वक्त वह मोदी के बड़े समर्थक थे। जब मोदी राजनीतिक तौर पर कमज़ोर थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता था। उस समय वाजपेयी सरकार के भीतर ऐसे समूह थे जिससे मोदी को हटाने के लिए जोरदार लॉबिंग भी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोवा पहुंचते तब तक हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में बहने लगी थी।
इसमें अरुण जेटली का महत्वपूर्ण रोल था। यही नहीं, अरुण जेटली ने अमित शाह को भी कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद की। अरुण जेटली की राजनीतिक भाषा में प्रवीणता ने पार्टी में उनका कद काफ़ी बड़ा किया। जब भारत में खबरिया चैनल शीर्षावस्था में थे, उस समय अरुण जेटली के पक्ष को इतनी मजबूती से रखते थे कि श्रोता और दर्शक उनके मुरीद हो जाते थे। उनकी तार्किक क्षमता ऐसी थी कि अनुभवी राजनेताओं के पास उनके तर्कों के काट नहीं होते थे। जब प्रमोद महाजन की मृत्यु हुई, अरुण जेटली के लिए आगे की राह और आसान हो गई। आडवाणी के बाद भाजपा के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता थे अरुण जेटली। अटल सरकार के दौरान जेटली विश्व व्यापार मंच पर सरकार के पक्ष रखते हुए राजनेता के तौर पर सामने आए थे। 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब जेटली वित्त मंत्री बने थे तो उन्हें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। उन्होंने सबसे उल्लेखनीय बदलाव किए, उनमें से एक था लामबंदी करने वालों को नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों तक सीमित कर देना। शुरुआती दिनों में वे रक्षा, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के प्रभारी थे। राफेल पर सरकार के संकट मोचक। एक वक्त था जब राहुल गांधी ने संसद में राफेल डील का मुद्दा उठाया। मसला डिफेंस से जुड़ा था, कायदे से तो सवालों का जवाब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को देना था। सरकार की तरफ से तर्कों और सवालों की ढाल तलवार लेकर अरुण जेटली खड़े हुए तो मामला आमने सामने का हो गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस चली और इस दौरान कांग्रेस के सांसद कागज के जहाज उड़ाते रहे, जिस पर उस वक्त की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल के सवालों और अरुण जेटली के जवाबों में कितने सही गलत रहे, ये अलग बहस का विषय है, मगर जेटली ने एक हद तक राहुल गांधी के तीखे सवालों से सरकार को बचाने की प्रभावी कोशिश की। इसके अलावा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जितनी बार उन्होंने ब्लॉग लिखकर राफेल को लेकर सरकार की तरफ से पक्ष रखा, उतना रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नहीं रखा। नीतीश को सीएम बनाने में जेटली की भूमिका। 28 जुलाई 2019 को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही जेटली से जुड़ी यादें भी उन्होंने साझा की और उन्हें याद किया। अपने संबोधन में नीतीश ने कहा कि जेटली बिहार के निवासी नहीं थे, लेकिन बिहारियों को लेकर उनमें एक अलग तरह का प्रेम था। वह जब बिहार भाजपा के प्रभारी बने, इसके बाद हुए 2 चुनाव में उनकी भूमिका नहीं भुलाई जा सकती। दरअसल सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के द्वारा कही इन बातों के पीछे इतिहास के कुछ प्रसंग छिपे थे और राजनीतिक गलियारों में कहा यह भी जाता है कि अगर जेटली नहीं होते तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाते। ये 2005 के बिहार का किस्सा है। जेटली तब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, साथ ही बिहार के प्रभारी भी। नीतीश कुमार को जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का चेहरा बनाने के पीछे जेटली का बड़ा हाथ था। 2005 में लालू राबड़ी के मुकाबले में एनडीए को मिली जीत के एक अहम हिस्से का श्रेय भी नीतीश और जेटली की पार्टनरशिप को ही जाता है। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू हार गए, मगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। नीतीश ने जेटली से कहा, गठबंधन तो कर लिया था हमने, लेकिन इस पार्टनरशिप को एक चेहरा नहीं दिया। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान न करने के कारण ही हम बहुमत नहीं ला पाए। नीतीश का कहना था कि बिहार की जनता लालू राबड़ी को तो हटाना चाहती है, मगर उनकी जगह कौन लेगा, ये नहीं बताए जाने के कारण ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जेटली इस तर्क से सहमत थे, मगर उस समय जेटली को ज़्यादा जरूरी ये लग रहा था कि सरकार बनाई जाए। नीतीश को सीएम दावेदार बनाने को लेकर बीजेपी का बड़ा सेक्शन तैयार नहीं था। ऐसे में जेटली ने नीतीश के नाम पर सहमति बनाने में बड़ी मेहनत की। वाजपेयी, प्रमोद महाजन दोनों जेटली से सहमत हो गए। बहरहाल नरेंद्र मोदी या बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों ने एक बेहद करीबी मित्र खो दिया, जिन पर वे कई मामलों में निर्भर रहते थे। जेटली के देहांत के साथ आम सहमति, हास्य, चतुराई, दृष्टिकोण, हाजिर जवाबी और विनम्रता से भले कुशल नेतृत्व के एक युग का अवसान सा हो गया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।